हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली बहुत अच्छे होंगे बच्चों। AIPMT के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वो हम सॉल्व कर रहे हैं। और AIPMT को ही आजकल नीट कहा जाता है। इसी AIPMT या नीट के 2000 में जो फिजिक्स का पेपर आया था उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। 2001 का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। आज AIPMT 2002 में फिजिक्स में जो क्वेश्चन आए थे उसके सॉल्यूशन बच्चों अपन देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंगे तो पूरी फिजिक्स आपकी रिवाइज हो जाएगी। इन्हें फुल कोर्स का टेस्ट मान के आप खुद से सॉल्व करें। पेपर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा आंसर की के साथ, और सॉल्यूशंस मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। आइए बच्चों, क्वेश्चन चालू करते हैं अपन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको दिया हुआ है स्प्रिंग्स दी हुई है 2, ठीक है। ये 2 स्प्रिंग्स दी हुई हैं अपने को, और ये मास m है, ये K1 और ये K2। तो ये मासेस दी हुई हैं, और क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि इंडिविजुअल टाइम पीरियड T1 T2 है ना। तो इस पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड कितना होगा, तो बच्चों T1 की वैल्यू कितनी आएगी 2 पाई रूट m/k, है ना। ये तो टाइम पीरियड होता ही है। ऐसे ही T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई रूट m/k2। 2 पाई रूट m/k, 2 पाई रूट m/k, के की वैल्यू अलग अलग है बच्चों। अब दोनों पैरेलल में हैं। अगर स्प्रिंग पैरेलल में होती है तो k की वैल्यू कितनी आ जाती है K1 प्लस K2 हो जाती है बच्चों। तो बताइए नया टाइम पीरियड कितना होना चाहिए था 2 पाई रूट m अपॉन k, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी K1 प्लस K2। बस इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है अपने को। तो बच्चों क्या करो, इसको स्क्वायर कर दो। t² = 4 पाई स्क्वायर m अपॉन K1 प्लस K2, और इसको अगर अपोजिट करोगे तो 1/t² की वैल्यू कितनी आ जाएगी K1 प्लस K2 अपॉन 4 पाई स्क्वायर m। इसको अपोजिट कर दिया है। यहां से बच्चों 1/t² की वैल्यू कितनी आ जाएगी K1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर m प्लस K2 अपॉन 4 पाई स्क्वायर m। तो रेसिप्रोकल कर लिया अपन ने। अब बच्चों ये जो टर्म दिख रही है आपको K1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर m, बताओ इसको अगर आप स्क्वायर करके उल्टा करते हैं, बताओ स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर m/K1। उल्टा करने पे ऊपर K1 आ गया, ऊपर K1 आ गया, नीचे 4 पाई स्क्वायर m, यानी ये 1/T1² है बच्चों। इसी प्रकार से आप पाएंगे कि ये वाली टर्म क्या है, इसको स्क्वायर करके उल्टा कर दोगे तो ये टर्म बन जाएगी। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों अगर मैं ऑप्शंस चेक करूं तो ये t की पावर -2 आ रहा है, T1 की पावर -2 प्लस T2 की पावर -2 के बराबर है। फर्स्ट क्वेश्चन आया है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन का बच्चों सेकंड ऑप्शन सही आ जाएगा, ठीक है। इसको T0 बोला हुआ है उसने, T0 की पावर -2, T1 की पावर -2, T2 की पावर -2, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन वो देख लेते हैं, जगह का मैं बट फिर भी कोशिश कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन बच्चों ऑसिलेशंस का, डैम्प्ड ऑसिलेशन का क्वेश्चन है कि 100 ऑसिलेशन के बाद एम्पलीट्यूड 1/3 हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए A = A0 e की पावर -kT, ये इक्वेशन होती है। A = A0 e की पावर -kT, ठीक है। और ये जो इक्वेशन होती है ना e की पावर -kT बच्चों, इसका मतलब होता है कि सेम टाइम में सेम परसेंटेज डिक्रीज, सेम टाइम में सेम परसेंटेज डिक्रीज। अब क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन में बोला हुआ है 100 ऑसिलेशन के बाद एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है 1/3। तो पहला एम्पलीट्यूड A0 मान लो, और 100 ऑसिलेशंस के बाद एम्पलीट्यूड कितना हो गया बच्चों A0/3 हो गया। 100 ऑसिलेशन में टाइम कितना लगा होगा, मान लीजिए एक टाइम पीरियड का टाइम, एक ऑसिलेशन का टाइम t होता है, तो 100 ऑसिलेशंस का टाइम 100t हो जाता मान लीजिए। अब क्वेश्चन ने बोला है कि 200 ऑसिलेशन पूरे होने के बाद कितना रह जाएगा एम्पलीट्यूड। बच्चों 100 ऑसिलेशन के बाद अगर 1/3 हुआ है तो अगले 100 ऑसिलेशन के बाद ये इसका भी 1/3 हो जाएगा। मतलब इसको आप 3 से और डिवाइड कर दीजिए, समझ रहे हो। हर 100 ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड 1/3 हो जाएगा, हर 100 ऑसिलेशन। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डैम्प्ड ऑसिलेशन की इक्वेशन होती है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। जैसे रेडियो एक्टिविटी में n = N0 e की पावर -kT, या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में देखेंगे आप, है ना। तो जब भी इक्वेशन e की पावर -kT में आए
तो सेम टाइम में सेम परसेंट का डिक्रीज होता है। तो 100 में अगर 1/3 का डिक्रीज हुआ है तो नेक्स्ट 100 में भी 1/3 का डिक्रीज होगा। ये 100 और 100 कितना हो गया बच्चों, 200 हो गया। तो टोटल 200 में क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, A0/3 इंटू 3 मतलब A0/9, तो 1/9 हो जाएगी। यानी सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा कि एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 1/9 टाइम्स हो जाएगा। चलिए बच्चों इसको हटा देते हैं अपन, और याद करना है अपने को कि AIPMT के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, आप इनको फुल कोर्स का टेस्ट मान के कर लो बच्चों, फुल कोर्स का टेस्ट, समझ रहे हो। और फुल कोर्स का टेस्ट अगर आप ये करोगे तो सारी फिजिक्स रिवाइज हो जाएगी आपकी। चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों इसका। थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, अ सर्कुलर डिस्क इज टू बी मेड बाय यूजिंग आयरन एंड एल्युमिनियम। बच्चों लोहे और एल्युमिनियम से ना सर्कुलर डिस्क बनानी है हमें। तो आप ये बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम करना है। अब जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम कैसे होता है बच्चों, जब ज्यादा मास, ठीक है, जब हैवी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, तो m की वैल्यू भी ज्यादा कर दो, मतलब जो भारी है उसका r भी ज्यादा कर दो, मतलब डिस्टेंस भी ज्यादा कर दो। अब एल्यूमिनियम और आयरन में, आयरन की डेंसिटी क्या होती है बच्चों, आयरन की डेंसिटी वो ज्यादा होती है एल्युमिनियम से। तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाना है तो आप आयरन को बच्चों केवल बाहर ही बाहर रखना आयरन को, और अंदर पूरी डिस्क किससे बना देना, एल्युमिनियम से। तो सबसे भारी एल्युमिनियम और आयरन में भारी कौन है, आयरन है। और आयरन को तुम डिस्क बना रहे हो तो केवल बाहर लगा दो आयरन को, तो क्या आयरन की डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो जाएगी। जो बाहर लगा हुआ है, ये बाहर क्या लगा हुआ है, आयरन है। अब क्योंकि आयरन सब भारी है एल्युमिनियम और आयरन में से, इसलिए उसको केवल बाहर लगाने पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम हो जाएगा। इसलिए थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन आएगा, एल्युमिनियम एट इंटीरियर एंड आयरन सराउंडेड टू इट। लोहे को केवल आप सबसे ज्यादा दूरी पर केवल बाहर जो है ना, बाहर बाहर लोहे को लगा देना, अंदर क्या होना चाहिए, केवल एल्युमिनियम, ताकि लोहे की दूरी ज्यादा हो जाएगी, लोहा भारी है, भारी वस्तु ज्यादा दूरी पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए फिर फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ऑप्टिक्स का दिया हुआ है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन का फिगर बना लेते हैं बच्चों अपन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये रे ऑफ लाइट आ रही है बच्चों, ये एंगल 45 डिग्री है, और ये रे ऑफ लाइट इससे ऐसे टकरा रही है यार, ये यहाँ पे टकराई और फिर इधर जाके TIR हो रहा है इसका, इस तरीके से फिगर दिया हुआ है। इस फिगर को मैं वापस से बना लेता हूँ कि TIR की मैक्सिमम कंडीशन में हो क्या रहा होगा। देखो बच्चों यहाँ रे ऑफ लाइट है, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है बच्चों। इधर से लाइट आई होगी और यहाँ से सीधे अगर मैं निकाल दूं, ये एंगल को अगर मैं 90 डिग्री बोल दूं बच्चों, तो ये एंगल क्रिटिकल एंगल आ जाएगा θc, समझ रहे हो, क्रिटिकल एंगल, बाहर लाइट बाहर नहीं जा पाएगी। अब बच्चों इस पॉइंट पे तुम स्नेल्स लॉ लगा दो, इस पॉइंट पे क्या लगा दो, पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पर क्या लगा दीजिए आप, स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा बच्चों, 1 इंटू साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन। बच्चों ये बताओ, ये θc है, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 90 माइनस θc हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो वो वाला एंगल 90 माइनस θc हो गया, तो म्यू साइन 90 माइनस θc। तो बच्चों ये साइन 45 कितना हो गया, 1/√2 इक्वल्स टू म्यू, और साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा। लेकिन हमें यह भी मालूम है कि साइन θc की वैल्यू कितनी होती थी, साइन θc की वैल्यू 1/μ होती थी। एक ट्राइंगल बना सकते हो क्या, अगर ये θc होता, साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है, म्यू है, तो बच्चों ये बेस कितना हो जाएगा, μ² - 1। तो यहां से cos θc की वैल्यू निकाल सकते हो क्या आप, cos θc, क्योंकि यहाँ पे चाहिए था cos θc, इसलिए अलग से हमने ये कैलकुलेशन कर ली। बताओ cos θc की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
तो बस लिख दो यहाँ पे 1/√2, तो बच्चों 1/√2 आ जाएगा म्यू, और cos थीटा थी, cos थीटा थी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √μ² - 1/μ, और जब म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो μ² - 1 = 1/2, तो μ² की वैल्यू यहाँ से 3/2 आ जाएगी बच्चों, क्योंकि 1 इधर चला जाएगा, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2, रूट के अंदर 3/2, यानी कि थर्ड ऑप्शन, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पता होने चाहिए अपने को। इसको भी मैं हटा देता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप जितने भी ये क्वेश्चंस हैं इनको देख लेना, वीडियो को पॉज करके आप ये सॉल्यूशंस देख लेना। चलिए, तो फोर्थ क्वेश्चन के आगे मेरे लैपटॉप पे क्या दिख रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन में प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, तो फिफ्थ क्वेश्चन में वैल्यू तो सारी सेम ही दे रखी है 6.63 × 10⁻34। बच्चों यूनिट चाहिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूनिट E = hc/λ आती थी। यहाँ से h की यूनिट देख लो आप, E की यूनिट क्या है, E एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है बच्चों, जैसे काइनेटिक एनर्जी मान लो मास यानी किलोग्राम, और वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब मीटर² और सेकेंड²। h की यूनिट तो तुम्हें चाहिए, ये c क्या होता है, वेलोसिटी है ना, मीटर/सेकेंड, और लैम्डा भी किसमें होगा, मीटर में मीटर कैंसिल हो गया, एक सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, h की यूनिट आनी चाहिए थी किलोग्राम मीटर² किलोग्राम मीटर²। तो फिफ्थ क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं अपन, और फिफ्थ क्वेश्चन के आगे सिक्स्थ क्वेश्चन आता है बच्चों। ये एसएचएम का दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजीशन फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी, पोटेंशियल एनर्जी ½kx²। तो ये U मैक्सिमम कब होएगा, वो दिख ही रहा है, जब x कितना हो जाएगा, xa हो जाएगा। और बच्चों काइनेटिक एनर्जी होती है ½ k a² - x²। ये कब मैक्सिमम होएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होएगी, जब x को 0 कर दोगे, तो ये ½ k a² हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी x = a, यानी x = a को क्या बोलते थे अपन, एक्सट्रीम पोजीशन, चरम बिंदु पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होएगी, और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होएगी। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मीन और एक्सट्रीम के बीच की डिस्टेंस एम्पलीट्यूड के बराबर ही तो आएगी बच्चों, एम्पलीट्यूड के बराबर आएगी, मतलब सिक्स्थ का थर्ड आंसर आ जाएगा। अब वो ±a डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, तो एक्चुअली क्या होगा कि मीन पोजीशन से इधर भी, इस एक्सट्रीम पर भी, यहाँ पे x = 0 पे क्या होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रही होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही होगी, और दूसरे एक्सट्रीम पर भी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए सिक्स्थ का मतलब डिस्प्लेसमेंट -a भी हो सकता है और +a भी हो सकता है। इसलिए वैसे तो थर्ड सेकंड ऑप्शन भी सही है, बट थर्ड ज़्यादा सही है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही है ज़्यादा, इसलिए सिक्स्थ का थर्ड ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन, डिस्क इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा इफ चाइल्ड सिट्स ऑन इट। बच्चों सेवंथ क्वेश्चन में इसमें बोला गया है कि जो चाइल्ड है वो घूमती हुई डिस्क पर बैठता है, तो क्या चीज़ कंजर्व रहेगा बच्चों, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एंगुलर मोमेंटम वो कंजर्व रहेगा, क्योंकि बाहर से कोई टॉर्क तो लग नहीं रहा है, धीरे से बच्चा बैठेगा तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क 0 होने के कारण एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व मानेंगे। सेवंथ क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सही बच्चों। ठीक है, चलिए एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं। एट्थ क्वेश्चन पे बोला हुआ है कि विच इज हैविंग मिनिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ मिनिमम किसकी होगी। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद है कि आपको, सबसे ऊपर आता था कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर नीचे माइक्रोवेव, रेडियोवेव, ये सब आते थे। नीचे जाने पे लैम्डा बढ़ता था बच्चों, लैम्डा मैक्सिमम होता था, ऊपर जाने पे लैम्डा मिनिमम हो जाएगा। तो एट्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है
मिनिमम वेवलेंथ किसकी होगी बच्चों? 8th क्वेश्चन में 4th ऑप्शन आ जाएगा, मिनिमम वेवलेंथ किसकी हो जाएगी? कॉस्मिक रेज की हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद भी होना चाहिए, कई बार आ चुका है क्वेश्चन ऐसे। तो 8th क्वेश्चन का कॉस्मिक रेज मतलब 4th ऑप्शन 8th क्वेश्चन का सही हो जाएगा बच्चों। चलिए 8th के बाद 9th क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हटा भी लेता हूं मैं। तो 9th क्वेश्चन देख लीजिए, पेपर मैंने बोल ही रखा है आपको कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पेपर दी जाएगा, उस पेपर को आप डाउनलोड कर लें। AIPMT 2002 का वो पेपर होगा, उसको पहले अटेम्प्ट करें, 1 घंटे का टाइम दे अपने आप को, और नहीं सॉल्व हो तो सॉल्यूशन देख लें। चलिए 9th क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? 9th क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वेलोसिटी सेम है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैक्सिमम। बच्चों डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू h/p होता था, तो लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। अब वेलोसिटी सेम है, h भी सेम है, तो मास जिसका कम से कम होगा लैम्डा उसका सबसे ज्यादा होगा। तो बच्चों 9th क्वेश्चन में बीटा पार्टिकल 4th ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि बीटा पार्टिकल वो इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल मानते हैं, बहुत कम होता है मतलब, इसीलिए 9th क्वेश्चन का 4th ऑप्शन आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, उसका लैम्डा क्या होगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों 9th क्वेश्चन हो जाएगा। आ गए हम 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन में वापस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया था अभी आपको, क्या था? कॉस्मिक रेज आती थी, फिर गामा रेज, फिर कौन सी आती थी? एक्स रेज, फिर कौन सी आती थी? अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल। अब आप 10th क्वेश्चन पढ़ लो बच्चों। 10th क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अल्ट्रावायलेट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं हो रहा है। बच्चों नीचे जाने पे लैम्डा बढ़ता है, और लैम्डा जैसे जैसे बढ़ता है एनर्जी वैसे वैसे घटती है, नीचे जाने पे एनर्जी इनकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना, एनर्जी इनकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब अल्ट्रावायलेट से अगर एमिशन नहीं हुआ तो अल्ट्रावायलेट से ज्यादा एनर्जी कॉस्मिक, गामा या एक्सरे पे है। तो 10th क्वेश्चन में अगर अल्ट्रावायलेट से काम नहीं बन रहा है तो इन तीनों में से कोई भी रेज आप इंसिडेंट कर सकते हो। तो 10th क्वेश्चन में बच्चों सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। इंफ्रारेड तो इससे विजिबल से भी नीचे होता है, वो तो गलत हो गया। सेकंड एक्सरे, यूवी से ज्यादा एनर्जी एक्सरे के पास होती है, एक्सरे से एमिशन हो सकता है। रेडियो वेव, लाइट वेव, ये तो गलती हो गई। तो 10th क्वेश्चन का बच्चों सेकंड ऑप्शन सही आ जाएगा। ठीक है, 11th क्वेश्चन ग्रीन हाउस इफेक्ट। बच्चों ये क्वेश्चन एक और यूनिट टेस्ट में आपके यूनिट टेस्ट अगर आपने नहीं दिए तो 10 यूनिट टेस्ट इस चैनल पे दिए गए हैं फिजिक्स के, जिसमें पूरी फिजिक्स कंप्लीट की गई है 11th 12th की। उन यूनिट टेस्ट में भी ये सवाल दिया हुआ है मैंने। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है बच्चों वो इंफ्रारेड रेज की वजह से होता है, इंफ्रारेड रेज की वजह से। तो 11th क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही आ जाएगा। ठीक है, तो AIPMT 2002 का क्वेश्चन चल रहा था, ये 11th क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पे। फिर बच्चों 12th क्वेश्चन आ जाएगा। 12th क्वेश्चन में विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। बच्चों 12th क्वेश्चन में नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज पढ़ लेना क्वेश्चन को, कि पूछा है कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज कौन सी नहीं होंगी। तो कैथोड रे इट प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। बच्चों हीटिंग इफेक्ट वो बिल्कुल प्रोड्यूस करता है। इट डज नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों ये तो डिफ्लेक्ट होता है, कैथोड रेज के पास चार्ज होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होंगी। जबकि बोला हुआ है इट डज नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गलत है। इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे की इट विल नॉट डिफ्लेक्ट, इट विल डिफ्लेक्ट, है ना। कैथोड रेज डिफ्लेक्ट होंगी, इसलिए 12th क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही आ जाएगा। कि विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी, कि इट डज नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो गलत है। कि इट डज नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी जगह लिखा हुआ होना चाहिए था इट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आगे चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कैथोड रेज के पास चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इसलिए वो तो डिफ्लेक्ट होगी ही। तो 12th का सेकंड ऑप्शन वो सही आ जाएगा, वो बता भी दिया है। 13th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। 13th क्वेश्चन में सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्मूथ है। बच्चों ये सॉलिड स्फीयर दिया गया है और याद करना है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ये सरफेस स्मूथ है। अब बच्चों आपसे पूछा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे अगर रोटेशनल मोशन और
ट्रांसलेशनल मोशन दोनों हो रहा होता तब तो मैं सोचता कि मेरे को किस हाइट पे फोर्स लगाना है। बच्चों स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, फोर्स कहीं पर भी लगाओगे इट विल ओनली ट्रांसलेट, इट विल ओनली ट्रांसलेट, ये केवल फिसलते हुए जाएगी आगे, क्योंकि फ्रिक्शन होता तो इसके ऊपर टॉर्क आता तब ये घूमती। तो बच्चों आप फोर्स कहीं पे भी लगाओ, ये चलने वाली है, तो डिपेंड करेगा ही नहीं किस हाइट पे फोर्स लगा रहे हो। F इक्वल्स टू m, एक्सेलरेशन तो हमेशा फोर्स बाय मास ही रहेगा, हाइट पे डिपेंड ही नहीं करेगा। 13 का फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कि 13th क्वेश्चन में अगर फ्रिक्शन दिया होता तब तो हम हाइट के बारे में चर्चा करते कि भैया हम ऐसी जगह पे फोर्स लगाएं जिससे कि लीनियर एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो, लेकिन यहाँ पे घूमने का तो प्रश्न ही नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, ये केवल स्लाइड करेगा, और ये केवल क्योंकि स्लाइड कर रहा है इसलिए हाइट कुछ भी हो एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा। 13 क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। चलिए इसको हटा दिया जाता है और 13th क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं अपन, और 14th क्वेश्चन उस पे आते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं, 14th क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपन। 14th क्वेश्चन में लिमिट पूछी है, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को आई का डायमीटर दिया हुआ है, वेवलेंथ दी हुई है, तो ये आप बच्चों लिमिट जो रेजोल्यूशन की लिमिट निकालते हैं अपन, रेजोल्यूशन की लिमिट, ठीक है, उसके लिए कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है बच्चों कि y बाय कैपिटल D ये बड़ा आ जाना चाहिए था किससे, लैम्डा बाय स्मॉल d से, ठीक है, और गरीबी की अवस्था में बराबर भी कर सकते हो इसे। यहाँ से कंडीशन आती है कि बच्चों रेजोल्यूशन पावर या लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोलना ज़्यादा सही रहेगा, उसकी ये कंडीशन है। अब इसमें वैल्यूज देख लो क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं, उसमें वैल्यूज रख देता हूँ मैं, वैल्यूज देख लेता हूँ क्या क्या दी हुई है। यहाँ पे y की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी किससे, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d से, तो y की वैल्यू ज़्यादा आ जानी चाहिए। अब इसमें वैल्यूज रख देना, तो ये कितना आ जाएगा 5 × 10⁻⁷, ठीक है, क्योंकि 5000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो 5000 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 था, तो 3 0 से 10⁻⁷। कैपिटल डी की कुछ वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है 50। स्मॉल डी की कुछ वैल्यू दी हुई है, क्या स्मॉल डी की क्वेश्चन में पढ़ो 2 × 10⁻³ बस बच्चों इसको सॉल्व कर लो आप। 25/2 यानी y की वैल्यू ज़्यादा जानी चाहिए 1.25 दिस मच सेंटीमीटर से। तो 14th क्वेश्चन का आंसर थर्ड आ जाएगा बच्चों। अब बढ़िया क्वेश्चन है, आपको रेजोल्यूशन लिमिट के लिए ये कंडीशन थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। 14th क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए 14th क्वेश्चन होता है। 14th क्वेश्चन के बाद अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट 15th क्वेश्चन पे। 15th भी ऑप्टिक्स का ही क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में एक बल्ब है, एक दीवार पे बच्चों, एक ये दीवार है और एक ये दूसरी दीवार है, इनके बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस वो रखा हुआ है बच्चों। अपने को बतानी है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सोर्स और इमेज के बीच में अगर डिस्टेंस 4f से बड़ी होगी, डिस्टेंस 4f से ज्यादा होगी, तभी रियल इमेज बनती है कॉन्वेक्स लेंस में। स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो इनके बीच की डिस्टेंस d दे रखी थी, वो d की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी 4f से, d की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी 4f से, या f की वैल्यू कम हो जानी चाहिए थी d/4 से बच्चों। यानी कि 15th क्वेश्चन का फोर्थ आंसर आ जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए रियल इमेज तभी बन सकती है जब सोर्स और इमेज के बीच में डिस्टेंस 4f से बड़ी हो, ठीक है, तभी बन सकती है। ये आप डिराइव भी कर सकते हो, आपकी नोट्स कॉपी में लिखवाया होगा। अगर ये पॉइंट ही आपको नहीं मालूम है कि सोर्स और इमेज के बीच में डिस्टेंस 4f से बड़ी होने पर ही रियल इमेज बनती है, तो बच्चों डेरिवेशन 1/v - 1/u = 1/f से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आप ये डिस्टेंस मान लीजिए कि ये डिस्टेंस कितनी होती है, यहाँ से जो इमेज बन रही है, इमेज कितनी डिस्टेंस पे बन रही है, x डिस्टेंस पे बन रही है। ये मान लेते हैं अपन टोटल डिस्टेंस d थी ही, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाती है बच्चों, d - x हो जाती है। ये डेरिवेशन बता रहा हूँ मैं। अगर आपको नहीं मालूम हो कि सोर्स और इमेज के बीच में डिस्टेंस 4f से बड़ी होने पर ही कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज बनती है, तब
तो ये डी माइनस एक्स मान लो, ये एक्स मान लो बच्चों, वैल्यूज रख देना। तो यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। वैल्यूज भी रख सकते हो, 1/v की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो इमेज बन रही होगी, ये x रखना पड़ेगा, -1/d माइनस एक्स इक्वल टू 1/f। साइन इसमें प्रॉपर्ली लगाने पड़ेंगे आपको, तो साइन लगा लेना। रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है ना, इधर बल्ब भी जला हुआ है, तो रे ऑफ लाइट इधर आ रही है, ये वाली डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, इसके इधर वाली डिस्टेंस नेगेटिव होगी, तो इधर माइनस भी लगाना पड़ेगा। यहाँ से बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेना, आपके पास जो रिजल्ट बोला हुआ है वो रिजल्ट आ जाएगा। और अगर अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं और कोशिश कर लेता हूँ। 1/x, ये माइनस माइनस प्लस 1/d माइनस एक्स इक्वल टू 1/f आ जाएगा बच्चों। ऊपर अगर एलसीएम लोगे तो ये ऊपर d माइनस एक्स और x कैंसिल हो गया, नीचे x इंटू डी माइनस एक्स इक्वल टू 1/f आ गया बच्चों। इसको उधर ले जाओ, ये कितना बचा, xd माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू f इंटू डी। या ये इक्वेशन अगर मैं इधर लिखूं तो क्या हो जाएगी, ये एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले गया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी और प्लस एफ डी इक्वल टू 0 बच्चों। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप ये बताओ मेरे को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूला होता था -b रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ b स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखोगे, d स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू f इंटू डी, ये ग्रेटर देन 0 बच्चों। जो रूट के अंदर आता था सॉल्यूशन, रूट के अंदर क्या आता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, वो रूट के अंदर केवल पॉजिटिव नंबर ही तो आना चाहिए था ना। तो रूट के अंदर जो भी नंबर आ रहा था मैंने उसको पॉजिटिव किया, तो बच्चों ये d से d कैंसिल हो गया, d ग्रेटर देन 4f आ गया। आंसर रियल आएगा, रियल। एक इमेजनरी आता है, अगर रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो उसे इमेजनरी कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं। और रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर तभी आएगा जब d क्या था, डिस्टेंस, वो 4f से बड़ी होनी चाहिए थी। तो 15th क्वेश्चन में डेरिवेशन भी मैंने आपको बता दिया है। तो 15th क्वेश्चन का आंसर वो आप 4th वो बोल सकते हो बच्चों, ठीक है। याद रख लेना। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन वो मैं देखता हूँ। तो 15th क्वेश्चन का 4th ऑप्शन आ जाएगा। बढ़िया रिजल्ट है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए, मिरर कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस 4f से बड़ी है तभी रियल इमेज बनती है। चलिए 14th और 15th क्वेश्चन ये अपन खत्म करते हैं। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन पे आते हैं। 16th क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो वीन्स लॉ बच्चों आपको याद होगा, हीट वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं पापा। तो वीन्स लॉ मतलब हीट वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो 16th क्वेश्चन पे आ जाइए। वीन्स लॉ होता क्या था, लैम्डा एम टी इक्वल टू बी। ये लैम्डा एम क्या होता था बच्चों, मैक्सिमम एनर्जी की वेवलेंथ, उसको लैम्डा एम कहते थे। आइए 16 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेस। तो ये क्या होती थी, फर्स्ट ऑप्शन ही आ जाएगा 16 का, फर्स्ट ऑप्शन सही है बच्चों कि वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर। ये वेवलेंथ किसके कॉरस्पॉन्डिंग थी, लैम्डा किसके कॉरस्पॉन्डिंग, मैक्सिमम एनर्जी और टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग। तो 16 का फर्स्ट ऑप्शन सही आ जाएगा बच्चों। चलिए 16 के आगे चलते हैं। 17 क्वेश्चन कि बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी। बच्चों आइडियल ब्लैक बॉडी बेस्ट कौन सी होगी, इसमें आपने फेरीज आइडियल ब्लैक बॉडी पढ़ी है कि बच्चों, फेरीज आइडियल ब्लैक बॉडी मतलब हम क्या करते हैं, एक कोई कंडक्टर लेते हैं और इसमें बहुत ही छोटा सा होल कर दिया हमने, यहाँ से जो भी लाइट अंदर जाएगी वो अंदर ही घूमती रहेगी, उसको हम आइडियल ब्लैक बॉडी कह सकते हैं। आइडियल ब्लैक बॉडी वो ब्लैक बॉडी होती है जो जितनी भी रेडिएशन आए सबको एब्जॉर्ब कर ले। इसीलिए 17th का सेकंड ऑप्शन सही है, कैविटी मेंटेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कैविटी, छोटी सी अगर कैविटी है तो उसको आइडियल ब्लैक बॉडी कहा जा सकता है, क्योंकि जो भी उसके अंदर रेडिएशंस जाएंगी वो बाहर नहीं आ पाएंगी बच्चों। तो 17th का सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। तो नेक्स्ट 18th क्वेश्चन करते हैं बच्चों अपन। 18th क्वेश्चन में बोला हुआ है ब्लैक बॉडी के लिए 727 डिग्री सेल्सियस पे पावर जो है बच्चों वो दे रखी है 60 वॉट के बराबर, ठीक है। तो पावर और टेम्परेचर बच्चों, स्टीफन्स लॉ अगर आपको याद हो, स्टीफन्स लॉ, ठीक है। तो E इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4,
ठीक है। और ये इसकी यूनिट होती थी वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से आप पावर अगर निकालते तो वो सिग्मा ए टी की पावर 4 हो जाता बच्चों, क्योंकि ये पावर अपॉन एरिया है ना, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से पावर प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 आ जाएगी बच्चों, पावर प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। तो पहले आप यहाँ पे देखते तो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर दिया हुआ है 727, पावर 60 है, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस है। फिर बच्चों ये तो पावर आती थी, ठीक है, लेकिन अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया होगा तो इसे टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 करना पड़ेगा। स्टीफन्स लॉ और प्रीवोस्ट की एक्सचेंज थ्योरी, उन दोनों को अगर आप लगाएंगे तो ये यहाँ तक रिलेशन आ जाएगा। हर एक बॉडी टी टेम्परेचर पे रेडिएट कर रही है एनर्जी, तो सराउंडिंग ने भी तो रेडिएट की होगी एनर्जी, तो सराउंडिंग ने किसी बॉडी को एनर्जी दी होगी और बॉडी ने सराउंडिंग को दी होगी, तो पावर टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 के प्रोपोर्शनल आ जाएगा बच्चों। इसमें वैल्यूज डाल दो, बस कुछ भी नहीं करना है। P1 बाई P2, पहले पावर 60 थी, दूसरी पावर अपने को फाइंड आउट करनी है। पहला टेम्परेचर 727 था बच्चों, 727 में तुम 273 अगर ऐड करते तो ये 1000 हो जाता, तो 1000 की पावर 4 माइनस टी नॉट। बच्चों सराउंडिंग का टेम्परेचर 227 है, 227 में तुम 273 जोड़ोगे तो ये 500 हो जाएगा, तो 500 की पावर 4 आ जाएगी अपॉन, बाद में टेम्परेचर 2227 हो गया बच्चों, 2227 नहीं 1227, 1227 में 273 जोड़ोगे तो ये 1500 हो गया, तो बाद में टेम्परेचर 1500 की पावर 4, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो वही रहेगा 500 की पावर 4। बच्चों सॉल्व कर लो, 60 बाई पी इक्वल टू 500 की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो ये 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 4 माइनस 1। ये बच्चों 60 बाई पी हो जाएगा, और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 16 माइनस 1 15, 3 की पावर 4 कितना होता है बच्चों 3 3 9 3 27 3 81, 81 माइनस 1 80 हो जाएगा। 15 को इससे कैंसिल करोगे 4 आ जाएगा, पी की वैल्यू 4 8 जा 320 वॉट, 320 वॉट मतलब 18th का सेकंड आंसर सही आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 19 दिया हुआ है, कंसीडर 2 रॉड्स ऑफ सेम लेंथ। बच्चों 19th क्वेश्चन में 2 रॉड्स जिनकी लेंथ सेम है, आगे क्वेश्चन ने दिया हुआ है लेंथ सेम है, स्पेसिफिक हीट S1 S2 है, कंडक्टिविटी K1 K2 है, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 A2 है, बोथ का टेम्परेचर T1 T2 है, दोनों एंड्स का टेम्परेचर T1 T2 दिया हुआ है। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन इज इक्वल टू, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट अपने को बतानी है किसके इक्वल आएगी इस 19th क्वेश्चन में। तो बच्चों रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, चलिए इसमें और भी वैल्यू दे रखी है, ये लेंथ तो सेम दे रखी है। अब लॉस ऑफ हीट वो देखना है अपने को, ठीक है। तो बच्चों एक फॉर्मूला होता था डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा, ठीक है, और ये यहाँ से इसे टी से डिवाइड करते थे, ये डी क्यू बाई डी टी आता, और ये एम सी और ये डी थीटा बाई डी टी। तो मैं पूरी थ्योरी बता रहा हूँ आपको। इस डी क्यू बाई डी टी को बच्चों रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कहते थे, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट आर एच, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। इस डी थीटा बाई डी टी को अपन कहते थे आर थीटा, रेट ऑफ कूलिंग। क्वेश्चन ने क्या पूछा हुआ है, कौन सी वैल्यू पूछी हुई है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट आर एच पूछा हुआ है बच्चों। इसका अलग से भी फॉर्मूला होता था, याद है आपको रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का फॉर्मूला, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट या डी क्यू बाई डी टी का फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए। डी क्यू बाई डी टी का फॉर्मूला होता था के ए डी थीटा बाई डी एक्स, के ए डी थीटा बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला होता था। तो बच्चों ये बताओ, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, तो अगर आर एच को सेम करना है तो के ए को सेम करना पड़ेगा, के ए को सेम करना पड़ेगा, K1 A1 इक्वल टू K2 A2। 19th का फर्स्ट आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों इसको हटा देता हूँ मैं, और फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये यहाँ तक अपन कौन से क्वेश्चन तक आ गए थे बच्चों, 19th क्वेश्चन वहाँ तक आ गए थे। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट और रेट ऑफ कूलिंग काफ़ी फेमिलियर टर्म्स हैं और इनके क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो हीट पढ़ें और रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट और कूलिंग इनके क्वेश्चन जरूर करें बच्चों। 20 नंबर का क्वेश्चन वो पढ़ लेता हूँ मैं। 20 नंबर के क्वेश्चन में एफिशिएंसी कार्नो इंजन की दे रखी है आपको, एफिशिएंसी दे रखी है 50% मतलब 50/100।
एफिशिएंसी, और टेम्परेचर ऑफ सिंक दिया हुआ है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस सिंक अपॉन सोर्स का टेम्परेचर बच्चों। तो सिंक का टेम्परेचर 500 दिया हुआ था, आगे मैंने पढ़ा नहीं है अभी, तो ये 50/100 को 1/2 1 माइनस 500 अपॉन सोर्स। जितनी इन्फॉर्मेशन दी हो पहले उससे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन निकाल लिया करो आप। तो 500 अपॉन सोर्स, ये 1/2 आ जाएगा, सोर्स का टेम्परेचर 1000 आ जाएगा बच्चों, सोर्स का टेम्परेचर 1000 आ जाएगा। उसके बाद इफ टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज केप्ट कांस्टेंट, अब इस सोर्स के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने को कहा गया है आपको, एंड इट्स एफिशिएंसी रेज टू 60%। अब नई एफिशिएंसी बच्चों कितनी दे रखी है 60%, मतलब 60/100, फॉर्मूला वही लगाना है 1 माइनस सिंक, और क्वेश्चन ने बोला है सोर्स का टेम्परेचर वही है, सोर्स का टेम्परेचर कितना है 1000 है, तो मैं सिंक का टेम्परेचर निकाल लेता हूँ, आगे पढ़ेंगे फिर क्या निकालना है। ये बच्चों 0.61 माइनस सिंक अपॉन 1000, और यहाँ से सिंक अपॉन 1000 की वैल्यू 0.4 आ जाएगी, तो सिंक की वैल्यू आ जाएगी 400 के बराबर। तो जब तुम सोर्स का टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो 60 डिग्री के लिए सिंक का टेम्परेचर 400 होना पड़ेगा। तो निकालना क्या है, देन रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ सिंक, अच्छा सिंक का टेम्परेचर ही निकालना था, तो 400 ही आ गया बच्चों। ये तो 400 मतलब 20 का थर्ड ऑप्शन सही आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 20 के बाद 21 क्वेश्चन में स्टीफन्स कांस्टेंट, बच्चों स्टीफन्स लॉ मैंने अभी भी बताया था, E इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4, E इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4, सिग्मा टी की पावर 4। तो यहां से सिग्मा की यूनिट निकाल लो, E अपॉन टी की पावर 4। ये E क्या होता है बच्चों, वॉट पर मीटर स्क्वायर, और T मतलब K की पावर 4, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू K की पावर 4, ये आ जाएगा। तो इसमें अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, 21 का फोर्थ ऑप्शन, वॉट के डिवीजन में मीटर स्क्वायर K की पावर 4, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा 21 क्वेश्चन का। 21 के बाद 22 क्वेश्चन वैसे आजकल केमिस्ट्री में आने लग गया है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन BCC। बच्चों BCC के पर यूनिट सेल में एटम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, 22 का थर्ड ऑप्शन सही आ जाएगा। BCC के पर यूनिट सेल में एटम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, इसलिए आप अगर देखेंगे तो 22 क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 22 क्वेश्चन का आंसर थर्ड आ जाएगा। BCC स्ट्रक्चर तो आप समझ ही गए। BCC स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो जाएगा कि बॉडी के सेंटर पे होगा, जैसे आप ये एक क्यूब बना लें, वैसे तो केमिस्ट्री में आपको बताया ही होगा, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो मैं बता देता हूँ। ये BCC स्ट्रक्चर मतलब सेंटर पे एक एटम होगा, तो एक यूनिट सेल में कितना हो जाएगा, एक तो सेंटर पे हो गया, और हर कॉर्नर पे बच्चों अगर हम रख दें तो ये बताओ मेरे को, हर कॉर्नर वाले का कुल कंट्रीब्यूशन कितना है। टोटल कंट्रीब्यूशन 1/8 था, तो 8 एटम्स है सारे कॉर्नर पे, तो सारे कॉर्नर्स के कारण एक एटम बन जाएगा, और एक जो बॉडी के सेंटर पे है वो एक एटम बन जाएगा। तो BCC स्ट्रक्चर के पर यूनिट सेल में कितने एटम्स आ जाएंगे, 2 एटम्स आ जाएंगे, यानी 22 का थर्ड ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। चलिए 22 के आगे चलते हैं, हम 23 क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, और 23rd क्वेश्चन भी आप रीड कर लीजिए, ट्राई कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, और फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट 23 क्वेश्चन वो पढ़ता हूँ मैं। 23 क्वेश्चन में फोर्स दिया हुआ है बच्चों, आपको फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है 60 स्क्वायर आई कैप प्लस आगे क्या दिया हुआ है 40 जे कैप अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, देन वेलोसिटी निकालनी है अपने को, मास दिया हुआ है 3 किलोग्राम का। बच्चों फोर्स को MA लिख दो, एम की वैल्यू 3 थी, तो MA वेक्टर इक्वल्स टू ये आ जाएगा यहाँ से 60 स्क्वायर आई कैप प्लस 40 जे कैप। बच्चों A को आप dV/dt लिख देना, और 3 को मैं दूसरी तरफ डिवीजन में ले आया, तो 2T स्क्वायर आई कैप प्लस 40/3 जे कैप। बच्चों dt को दूसरी तरफ ले आना, dV 2T स्क्वायर dt आई कैप प्लस 40/3 dt जे कैप। बच्चों इंटीग्रेशन कर सकते हो, dV का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, t स्क्वायर का t³ अपॉन 3 आ जाएगा, और ये आई कैप में, और 4T स्क्वायर
टी की पावर 1 का टी स्क्वायर बाय 2 आता, नीचे 2 और 3 है 6 हो गया जे कैप। बच्चों अपने को वेलोसिटी चाहिए थी 3 सेकंड पर, तो यहाँ टी की जगह 3 डाल दो आप, टी की जगह 3 डाल दोगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 2/3, 3 का क्यूब आई कैप प्लस 4/6 3 का स्क्वायर जे कैप। बच्चों वी वेक्टर कितना आ जाएगा यहाँ से 2 × 3 स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो 9 4 36 यानी यहाँ पे 6 जे कैप आ जाएगा। ये 9 और 4 36/6 6 आ जाएगा, तो कितना बच गया ये 9 2 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो 23rd क्वेश्चन का आंसर सेकंड आ जाएगा बच्चों, 18 आई कैप और 6 जे कैप। इंटीग्रेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, 23rd क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। 24th क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 24th क्वेश्चन में बच्चों बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अर्थ सरफेस विच इज टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू हाइट 3r, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों 24th क्वेश्चन में चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पहले बॉडी सरफेस पे थी और बाद में बॉडी 3r डिस्टेंस कहाँ थे बट वो देख लेना आप, एट अर्थ सरफेस टू हाइट। बच्चों हाइट का मतलब सरफेस से 3r डिस्टेंस यहाँ पे लेगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है अपने को बच्चों, इसका डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है mgh अपॉन 1 + h/r। पहले डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से देख लो आप, mgh की वैल्यू बच्चों कितनी है 3r अपॉन 1 + 3r अपॉन r। बच्चों r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना आ रहा है 3 mgr और नीचे आ रहा है 4। बच्चों 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, यानी थर्ड इसका आंसर आ जाएगा। 24th क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। तो आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो, वरना आप दूसरी तरीके से भी कर सकते थे। ये तो मेरे को डायरेक्टली फॉर्मूला याद था, आपको भी याद होना चाहिए, ग्रेविटेशन का आसान सा फॉर्मूला है। वरना आप बच्चों यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी लिख देते पहले, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r, और यहाँ से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी -gmm/ सेंटर से डिस्टेंस 4r। बच्चों इनका डिफरेंस लेके देख लो, तब भी 1 - 1/4 3/4 में ही आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। बट डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो तो आपको कैलकुलेशन बच जाएगी। चलिए ये 24th क्वेश्चन होता है, इसके हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और इनको हटा देते हैं। तो आप ये AIPMT या अब जिसे नीट कहते हैं, इसका पेपर अगर सॉल्व कर लोगे तो सारी फिजिक्स के कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। 24 क्वेश्चन के आगे मैं अगर अपने लैपटॉप पे देखूं तो मेरे को क्वेश्चन दिख रहा है 25वां बच्चों। तो 25वें नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि पॉइंट P कंसीडर्ड एट कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ अ व्हील। बच्चों एक व्हील है, पॉइंट P जो है वो कॉन्टैक्ट सरफेस पर है, और डिस्प्लेसमेंट बताना है जब ये हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लेगा। बच्चों ये बताओ, अगर इसने हाफ रोटेशन कंप्लीट किया है तो हाफ रोटेशन कंप्लीट करने पर ये P पॉइंट कहाँ पर होगा, ये P पॉइंट होगा सबसे ऊंचाई पर। डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो यही लेंथ अपने को चाहिए, ये हाइपोटेन्यूज चाहिए। बच्चों ये कितनी होगी, ये 2r हो जाएगी 2r, क्योंकि ये डायमीटर है ना। अब रेडियस आप क्वेश्चन में देखोगे ना, ब्रैकेट में 1 मीटर दिया हुआ है, तो ये तो 2 हो गया। बच्चों ये डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल लेंथ 2πr होती है, तो हाफ डिस्प्लेसमेंट, हाफ रेवोल्यूशन में ये पहिया कितना घुमा होगा, हाफ ही घुमा होगा πr, r की वैल्यू 1 है तो ये पाई आ गया। बच्चों हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा बोलो, ये 2 है, ये पाई है, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, रूट के अंदर पाई का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो पाई का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 25th का सेकंड ऑप्शन सही आ जाएगा बच्चों। 25th क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही आ जाएगा, इसे 4 लिख सकते हो, 25th का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट 26th क्वेश्चन करते हैं। 26th क्वेश्चन में बोला है कि ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम प्लेस्ड ऑन रफ सरफेस। तो एक 10 किलोग्राम का मास है जो रफ सरफेस पे रखा गया है। इसमें म्यू दिया हुआ है बच्चों, आपको म्यू दिया हुआ है 0.5, म्यू 0.5 का दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल फोर्स 100 न्यूटन का लगाया गया है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया गया है 100 न्यूटन का। चलिए बच्चों इसमें फ्रिक्शन बताइए, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लगती है, म्यू इंटू एन लगती है। बच्चों म्यू की वैल्यू 0.5 है, एन की वैल्यू कितनी आएगी, एन की वैल्यू बच्चों एन ऊपर लगेगा, एम जी नीचे लगेगा, एन की वैल्यू एम जी के बराबर है, यानी 10 × g के बराबर है।
तो n की वैल्यू 10 इंटू जी के बराबर आ जाएगी बच्चों, यानी 5g आ जाएगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आ जाएगा 50 के बराबर बच्चों, 50। तो ये बताओ बच्चों मेरे को कि 10 किलोग्राम में आगे फोर्स लगाया है 100 न्यूटन का, और इसमें पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग गया है 50 का। तो बच्चों F इक्वल्स टू ma लगाओ आप। टोटल फोर्स आगे लग रहा है 100, पीछे लग रहा है 50, मास है 10, एक्सीलरेशन है a, तो 50 इक्वल्स टू 10 इंटू a की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 26 क्वेश्चन का आंसर सेकंड आ जाएगा बच्चों, 26 क्वेश्चन का आंसर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए 26 क्वेश्चन के आगे बढ़े अपन और 27 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो वापस से इस बोर्ड को एक बार साफ करना पड़ेगा बच्चों। तो 27 क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो ये अब 11th या मैकेनिक्स के क्वेश्चंस वो दिख रहे हैं, फ्रिक्शन का क्वेश्चन था। और 27 क्वेश्चन पे आते हैं अपन। 27 क्वेश्चन में क्या है, लिफ्ट ऑफ मास 1000 किलोग्राम। एक लिफ्ट है बच्चों, इसका मास है 1000 किलोग्राम और इज मूविंग विद एक्सिलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये ऊपर जा रही है। टेंशन बच्चों यहाँ पे इस स्प्रिंग पे टेंशन आपसे पूछी गई है, तो बच्चों टेंशन का फॉर्मूला डायरेक्टली लिख दो आप। देखिए mg तो नीचे लगता ही, और एक्सिलरेशन अगर ऊपर है तो सूडो फोर्स भी नीचे ही आ जाएगा। तो ये टेंशन का आंसर आ जाएगा mg प्लस a। अब ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में 9 8 भी दिख रहा है, इसीलिए ना m को तो तुम 1000 लिखना, g को बच्चों 9.8 लिखना और a को 1 लिखना। a को 1, तो ये 1 और 9 कितना हो गया बच्चों, 1000 इंटू 10.8, यानी आंसर आ जाएगा 1 0 और 8 के आगे 2 0, इतना न्यूटन। 10,800 मतलब 27 का सेकंड ऑप्शन सही आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट 28 क्वेश्चन करते हैं बच्चों अपन। 28 क्वेश्चन बोला है, पार्टिकल ए इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट एंड बी इज प्रोजेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ए है, ए को ड्रॉप किया गया है और बी को बच्चों हॉरिजॉन्टली फेंका गया है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है अपने को। बच्चों नीचे वर्टिकल नीचे पहुंचने के टाइम की बात कर रहा है वो। बच्चों याद रखना टाइम केवल y वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि नीचे पहुंचना मतलब y डायरेक्शन की बात कर रहे हो। तो नीचे पहुंचने का टाइम इनिशियली y डायरेक्शन की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। बच्चों जिस पार्टिकल को ड्रॉप किया है उसकी इनिशियली y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 है, इसकी तो हर डायरेक्शन में ही 0 है। बी पॉइंट को तुम हॉरिजॉन्टली फेंकोगे, इसकी y डायरेक्शन में वेलोसिटी फिर 0 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली फेंका है। क्या दोनों की y डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है, इसलिए बच्चों नीचे पहुंचने का टाइम भी दोनों का सेम आएगा। 28 का थर्ड ऑप्शन, बोथ पार्टिकल्स विल रीच एट ग्राउंड साइमल्टेनियसली। दोनों पार्टिकल्स ग्राउंड पे एक साथ पहुंचेंगे। 28 का थर्ड ऑप्शन सही आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए 29th क्वेश्चन देखते हैं अपन। 29th क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है, लेंथ दे रखी है आपको 3 मीटर रॉड की लेंथ 3 मीटर दे रखी है और मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। बच्चों मास पर यूनिट लेंथ को लैम्डा लिखते थे अपन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस x। बच्चों x के प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, मतलब इसको अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं तो kx लिख सकता हूं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है इसकी, तो आप मेरे को ये बताइए बच्चों, एक फॉर्मूला था अपने पास 29th क्वेश्चन में ही। अगर मैं आपसे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पूछूं, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। बच्चों ये इस तरीके से एक रॉड मान लो आप, और यहाँ से इसी एंड से डिस्टेंस x पे जाके आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है। उस एलिमेंट की कितनी लंबाई है dx, बहुत छोटी सी लंबाई है। ठीक है बच्चों, इस एलिमेंट का मास dm होगा। 1 मीटर का मास अगर लैम्डा है तो dx मीटर का मास कितना होगा, लैम्डा dx हो जाएगा। बच्चों इस फॉर्मूले में रख दो वैल्यूज, बोलो xcm का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन x dm की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा dx अपॉन इंटीग्रेशन dm की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा dx। ठीक है सब वैल्यूज दे रखी है बच्चों, सॉल्व कर लो। इंटीग्रेशन x, लैम्डा की जगह kx लिखेंगे, kx dx अपॉन इंटीग्रेशन kx dx। बच्चों k से k कैंसिल हो जाएगा, बताओ इसको मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर dx और नीचे इंटीग्रेशन x dx।
बच्चों बोलो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 और एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2, तो 2x बाय 3 आंसर आ जाएगा, 2x बाय 3। ठीक है, और x मतलब टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ आपको 3 मीटर दे रखी थी, आप x की जगह 3 रखोगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 मीटर। 2 मीटर आंसर आने का मतलब 2 मीटर आपको क्या दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में जो 29 का सेकंड ऑप्शन वो सही आ जाएगा, 2 मीटर पर सेंटर ऑफ मास होगा। और आप ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद भी कर सकते हैं कि अगर लैम्डा की वैल्यू x के प्रोपोर्शनल है, याद कर लेना, लैम्डा की वैल्यू अगर x के प्रोपोर्शनल थी, इस क्वेश्चन में हटा दिया है, तो लैम्डा अगर प्रोपोर्शनल होगा x के, तो सेंटर ऑफ मास 2x बाय 3 डिस्टेंस पे होगा। कल को आपको लेंथ 6 मीटर दे देते तो भी सेंटर ऑफ मास 2x बाय 3 पर ही होता। अगर लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, लैम्डा है अगर x के प्रोपोर्शनल, तब ये रिजल्ट काम कर जाएगा आपके पास। 29 क्वेश्चन के बाद 30th क्वेश्चन पे आ गए अपन। 30th क्वेश्चन पे आ गए। 30th क्वेश्चन पढ़ लूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी 300% से बढ़ाई है तो मोमेंटम। बच्चों काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का कोई फॉर्मूला था क्या, काइनेटिक एनर्जी p²/2m होती थी, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू p² होता था। प्रोपोर्शनैलिटी सॉल्व करने के लिए बच्चों 1 to 1 2 करो आप, 1 to 1 2 करने में वैसे भी चैंपियन हो, p1² p2²। बच्चों 1 मतलब इनिशियली, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 मान लो, इनिशियल मोमेंटम भी 100 मान लो। 100 बहुत अच्छा नंबर होता है। अब बाद में काइनेटिक एनर्जी को 300 से बढ़ा दिया, 100 का 300% भी 300 ही होता, 100 का 10% 10 होता है, 20% 20 होता है, तो 100 को 300 से बढ़ा दिया तो 400 कर दिया। मोमेंटम कितना हो गया पता नहीं बच्चों अपने को, ये 100 से एक 100 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से P2 की वैल्यू आ जाएगी 400 × 100, P2 स्क्वायर की वैल्यू इनफैक्ट। तो P2 की वैल्यू रूट निकालोगे तो 20 × 10, P2 की वैल्यू 200 आ जाएगी। बच्चों ये P2 की फाइनली वैल्यू आई है। परसेंटेज चेंज के लिए ये 100 वाला मेथड बोलता हूँ, मैंने आपको क्लास में बताया भी हुआ है। जो भी आंसर है उसमें से 100 माइनस कर देना, तो 100% प्लस में आंसर आया है तो 100% का इंक्रीज हो जाएगा मोमेंटम में, यानी आंसर फर्स्ट आ जाएगा। 30th क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए 30 नंबर के क्वेश्चन के आगे चलते हैं अपन, और 31 नंबर का क्वेश्चन, 31 नंबर का क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स का दिख रहा है। IC/IE की वैल्यू दे रखी है बच्चों, IC/IE की वैल्यू दे रखी है 0.96 के बराबर। देन करंट गेन फॉर कॉमन एमीटर। बच्चों कॉमन एमीटर के लिए ये बात कर रहा है, तो आप कॉमन एमीटर बनाते कैसे हैं, जब भी ट्रांजिस्टर बनाना हो तो एक तरफ B और एक तरफ C तो लिख दिया करो, और एमीटर कॉमन है ना, तो दोनों तरफ जो कॉमन होता है वो दोनों तरफ बनाना पड़ता है। अभी कॉमन बेस भी बनाना पड़ता तब भी मैं B और C तो दोनों तरफ लिखता, अब कॉमन बेस बनाना पड़ता तो B और B दोनों तरफ लिखता, फिर E बाकी रह जाता, E बना देता। तो ये ट्रांजिस्टर बनाने का तरीका है, B और C तो पहले लिख ही दिया करो, जो चीज़ कॉमन है वो दोनों तरफ आ जाएगी। कॉमन एमीटर में करंट गेन बच्चों बीटा होता था, जो कॉमन चीज़ है उसको छोड़ो, उसके अलावा आउटपुट अपॉन इनपुट, यही तुम्हें निकालना है, बीटा की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। IC/IE तुम्हें दिया हुआ है बच्चों। आप इसमें क्या करो, एक इक्वेशन होती थी IE = IB + IC, IE = IB + IC होता था। तो बच्चों आप इसमें क्या करो, इसको डिवाइड कर सकते हो आप। IC/IE की वैल्यू दे रखी है, आप दोनों तरफ IE से डिवाइड कर दो, IE से डिवाइड कर दीजिए। ये ट्रांजिस्टर की इक्वेशन थी। अब ये IE/1 = ये यहाँ से कितना आ गया बच्चों, IB/IE और प्लस IC/IE। IC/IE की वैल्यू 0.96 है बच्चों, 0.96 इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0.04 IB/IE की वैल्यू। ये IB/IE की वैल्यू है, ये IC/IE की वैल्यू है बच्चों। तुम्हें IC/IB चाहिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दो। जरा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करके देख लो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये है फर्स्ट इक्वेशन, तो IC/IE को डिवाइड करना पड़ गया अपने को IB/IE से। बच्चों IE और IE तो कैंसिल हो गया, IC/IB वही तो चाहिए था। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी 0.96 और ये इक्वेशन क्या थी 0.04, यानी 96/4। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 और 4 4 जा 16, 24 मतलब 24 आंसर आ जाएगा। 24 दिया हुआ है कि ऑप्शन में, हाँ 31 का 4th ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। ठीक है,
सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने क्वेश्चन हैं वो हो जाएंगे। आप वैल्यूज जो जो बोली जा रही हैं इनको ठीक तरीके से समझ लो बच्चों, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर, पीएन जंक्शन या डायोड्स जिनको बोलते हो आप, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान है। इलेक्ट्रॉनिक्स स्कोरिंग है तो प्लीज़ उसको आप अच्छे तरीके से ज़रूर पढ़ें। 31 के बाद बच्चों 32 क्वेश्चन पे आते हैं। 32 क्वेश्चन मेरे को एक्स डायरेक्शन वेव थ्योरी का दिख रहा है बच्चों। वेव थ्योरी का क्वेश्चन दिख रहा है 32, और 32 क्वेश्चन में अपने को क्या बोला हुआ है कि वेव ट्रेवलिंग इन एक्स डायरेक्शन। तो मैं लिख लेता हूँ एक्स डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है बच्चों, प्लस एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है 0.2, एम्पलीट्यूड 0.2, चारों आंसर्स में भी 0.2 ही दे रखी है वैल्यू। वेलोसिटी कितनी दे रखी है बच्चों, वेलोसिटी दे रखी है 360 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा दे रखा है आपको कितना 60 मीटर। तो ऑप्शंस से चले जाओ बच्चों, ऑप्शन से चले जाओगे तो आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों 32 क्वेश्चन जो है ना, 32 क्वेश्चन में 1 और 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, 1 और 2 वो तो वैसे ही रॉन्ग हो गए, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जाने के लिए इक्वेशन होनी चाहिए थी ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर दोनों के साइन अपोजिट होते हैं ना तब वो प्लस डायरेक्शन में जाती है, और फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में तो बीच में प्लस लगा हुआ है तो वो माइनस एक्स में जा रही होगी, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो गलत ही हो गया। अब आंसर या तो थर्ड ऑप्शन आएगा या तो फोर्थ ऑप्शन आएगा बच्चों, या तो थर्ड या तो फोर्थ। थर्ड ऑप्शन मैं लिख देता हूँ एक बार। थर्ड ऑप्शन अगर मैं चेक करूँ, थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, y = 0.2 साइन, और क्या दिया हुआ है इसके आगे 2 पाई और 6t माइनस x/60। चलिए ये इक्वेशन दे रखी है, तो इसको मैं y = 0.2 साइन, बताओ 2 पाई को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 पाई टी माइनस पाई x/30। बच्चों ये इक्वेशन है। तो क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है तो प्लस एक्स में तो जा ही रही है, पहली जो कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो ही रही है। एम्पलीट्यूड 0.2, एम्पलीट्यूड 0.2 ये भी सही हो गया। वेलोसिटी 360। बच्चों वेलोसिटी कैसे निकालते थे अपन, वेलोसिटी होता था बच्चों कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मतलब टी के साथ क्या लिखा हुआ है, टी के साथ लिखा हुआ है 12 पाई तो 12 पाई, और x के साथ π/30 लिखा हुआ है तो π/30, x के साथ π/30 लिखा हुआ है तो π/30 आ जाएगा। तो बच्चों ये बताओ ये कितना आ गया, पाई से पाई कैंसर हो गया, और 12 × 30, 12 3 36, ये 360 भी आ गया, तो ये भी सही हो गया। और लैम्डा, अब आप इसे अगर कंपेयर करोगे तो x के साथ जो लिखा रहता है वो k लिखा रहता है बच्चों, तो k की वैल्यू कितनी है π/30, और k को 2 π/λ भी कहते थे बच्चों। पाई से पाई कैंसिल हो गया, लैम्डा की वैल्यू 60 भी आ गई। तो ये तो सारी इंफॉर्मेशन सही होगी, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही है बच्चों। फोर्थ ऑप्शन चेक करोगे तो आपको नहीं मिलेगी वेलोसिटी 360 के बराबर, है ना। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 32 क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही आ जाएगा। वेव थ्योरी पढ़ लीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था 32। वीडियो को पॉज करके देख लेना सॉल्यूशन, और कंडीशन याद होगी तो 32 जैसे क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाओगे बच्चों, ठीक है। चलिए 32 क्वेश्चन के बाद 33 क्वेश्चन दिख नहीं रहा है मेरे को, 33 क्वेश्चन दिख गया। अब विसल रिवॉल्व्स इन अ सर्कल, तो 33 क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट का दिख रहा है बच्चों मेरे को। फिर विसल है, एक सीटी है जो रिवॉल्व कर रही है सर्कल में विद एंगुलर स्पीड। एक विसल रिवॉल्व कर रही है और इसका ओमेगा दिया हुआ है 20 रेडियन पर सेकेंड के बराबर। ओमेगा दिया हुआ है 20 रेडियन पर सेकेंड, यूजिंग अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। एक रस्सी की लेंथ है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर रस्सी की लेंथ है, उससे इसको घुमाया जा रहा है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फ्रॉम द विसल इज 385। बच्चों ये इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 385 हर्ट्ज, ठीक है। तो अपने को बताना है व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय एन ऑब्जर्वर विच इज फार अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से बहुत दूर एक ऑब्जर्वर है तो उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, बच्चों फ्रीक्वेंसी मिनिमम अपने को बतानी है बच्चों। मिनिमम फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी ऑफ साउंड इससे दे रखी है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड ऊपर लिखते थे प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ
ऑब्जर्वर अपॉन वी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू एफ, ये फॉर्मूला आता था बच्चों। अब ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर है, बहुत दूर है, रेस्ट पर है, ये वैल्यू तो 0 हो गई, तो आंसर आएगा v अपॉन, अब ये बताओ तुम्हें मिनिमम लिखनी है तो नीचे वैल्यू बड़ी से बड़ी आ जानी चाहिए, v प्लस वी एस इंटू एफ, तभी तो छोटे से छोटा आ जाएगा, मतलब ये वैसे दूर जा रही होगी ऐसा मान लो आप बच्चों। यहाँ पे v इक्वल्स टू ओमेगा आर लगा सकते हो आप, ओमेगा की वैल्यू 20 है, आर की वैल्यू 50 अपॉन 100 लिख सकते थे आप, तो ये 50 इंटू 200 से 100, v की वैल्यू 10 आ जाती, तो ये v की वैल्यू आपको साउंड की स्पीड 340 मेरे को क्वेश्चन में दिख रही है, ये 340 आ जाता, नीचे 340 प्लस 10 आ जाता इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 385 आ जाती बच्चों, तो कितना आ जाता ये 340 अपॉन 350 इंटू 385, तो बच्चों ये 385 से कम आ जाता, थोड़ा ही कम आता, बहुत ज़्यादा कम नहीं आता, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये 34/35 है इंटू 385, यानी 385 से थोड़ा सा ही कम आएगा, 385 से थोड़ा सा कम कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, 394 तो ज़्यादा हो रहा है, 385 1 और 3 तो वैसे ही नहीं हो सकते, 333 तो बहुत ज़्यादा कम हो गया, सेकंड ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है इसका 374 बच्चों, 33 का सेकंड ऑप्शन वही इसका आंसर आ जाएगा 33 क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों अपन। 34th क्वेश्चन में हो रहा है इन अ पीएन जंक्शन, इन अ पीएन जंक्शन मतलब पीएन जंक्शन के अंदर की बात कर रहा है, पीएन जंक्शन के अंदर कहाँ पोटेंशियल हाई कहाँ लो होता है बच्चों, ये P मान लो, ये N मान लो, तो होल्स इधर पहुंच जाते हैं, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाता है, होल्स इधर आ जाते हैं, ठीक है, होल्स या इसको प्लस चार्ज कह सकते हो, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, बताओ बच्चों यहाँ पे अगर प्लस चार्ज आ गया, या फिर इसमें अगर साफ से बना दूं इधर होल्स आने का मतलब इधर प्लस चार्ज आ गया, तो यहाँ पे इस तरीके से प्लस चार्ज आ गया इधर। अब इधर प्लस आने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्लस से माइनस की तरफ होता था ऐसे, और इसको अपन कहते थे पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, ये पोटेंशियल बैरियर हो जाता है, तो यहाँ पे N की तरफ बच्चों हाई पोटेंशियल हो जाता है और P की तरफ लो पोटेंशियल हो जाता है। पीएन जंक्शन के अंदर की बात कर रहा है ये नहीं पूछ रहा है कि पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस कब होता है, रिवर्स बायस कब होता है, नहीं, इन पीएन जंक्शन मतलब पीएन जंक्शन के अंदर P का पोटेंशियल कम होता है और N पर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है बच्चों मेरे को 34th का कि N की तरफ का पोटेंशियल हाई और P की तरफ का पोटेंशियल लो हो जाता है। 34th का फर्स्ट क्वेश्चन वो मतलब 34th का फर्स्ट ऑप्शन वो सही आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए 34th के बाद अगर मैं बात करूं तो 35 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एक मिनट दिख नहीं रहा है ट्रुथ टेबल इसकी क्या दे रखी है, 35 क्वेश्चन, अच्छा अब दी गई है, तो 35 क्वेश्चन इसमें ट्रुथ टेबल दी गई है, ए बी और वाई की क्या दे रखी है, 1 1 और 0। बताओ 1 1 1 + 1 का भी बार हो सकता है, 1 × 1 का भी बार हो सकता है, पता नहीं लगेगा, आगे देखना ही पड़ेगा। 0 1 और 1, ये बताओ मेरे को, आगे ट्रुथ टेबल की मतलब नहीं है, यहाँ पे 1 + 1 1 देता तो, और 1 का बार 0 हो जाता तो प्लस भी लगा सकते हो, और 1.1 भी 1 होता और 1 का बार भी 0 हो जाता, लेकिन 0 × 1 वो 0 होता, 0 × 1 कितना होता 0, और 0 का बार कितना हो जाता 1 हो जाता। यहाँ पे अगर तुम प्लस मानते 0 + 1 तो 0 + 1 1 होता, बुलियन अलजेब्रा की बात कर रहा हूँ, 0 + 1 1 आता और 1 का बार 0 आता, यानी कि यहाँ से मेरे को समझ में आ रहा है A.B का बार, बताओ 0 × 1 कितना हो गया, 0 × 1 वो 0 हुआ, 0 का बार 1 हो गया। पहली इक्वेशन में भी 1.1 1 होता और 1 का बार 0 है ना, 2 से आ गया, और तीसरे से चेक कर लिया करो, है ना, जल्दीबाजी नहीं, 1 और 0 और ये 1, बोलो इससे आ रहा है क्या आंसर, 1 × 0, 0 का बार 1 हो गया, फोर्थ 0 और 0 से 1, 0 × 0 0, 0 का बार 1 हो जाएगा, तो A डॉट D मतलब ये डॉट मतलब ये एंड हुआ, और एंड के ऊपर नॉट और जोड़ दिया है तो नैंड हो गया बच्चों, ये हो गया नैंड गेट। 35 क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 35 क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको हटाते हैं अपन,
तो पूरी फिजिक्स का रिवीजन हो जाएगा, अच्छे अच्छे पॉइंट्स ही हैं। ARPMT का पेपर है तो जो भी नीट का लेवल है वही है, आने चाहिए आपको ये क्वेश्चंस। चलिए 35 के आगे हम चलते हैं 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक रेजिस्टर दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, एक यहाँ पे डायोड लगाया हुआ है, डायोड मतलब PN जंक्शन लगाया हुआ है, और यहाँ आपको कोई बैटरी लगाई हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस V। 36 क्वेश्चन। तो बताइए बच्चों 36 क्वेश्चन में अब ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं। विच ऑप्शन है इन फॉरवर्ड बायस, डायोड इन फॉरवर्ड बायस व्हेन वोल्टेज अक्रॉस R इज V। बच्चों ये बताओ, ये पोटेंशियल डिफरेंस V है, और अब R का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप V कर दोगे तो क्या ये फॉरवर्ड बायसिंग में मानना पड़ेगा? बिल्कुल मानना पड़ेगा। ये बताओ मेरे को, फॉरवर्ड बायसिंग में इसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दोगे आप, तो अगर फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड होता तो ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाता बच्चों, और ये सर्किट अगर ऐसे बन गया तो सारे का सारा V ड्रॉप किसको मिल गया, रेजिस्टेंस को मिल गया। वो तभी मिल सकता है जब ये फॉरवर्ड बायसिंग हो। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, सिंगल चॉइस आता है इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत भी होंगे, पढ़ भी लो एक बार। इन रिवर्स बायसिंग, अगर ये रिवर्स बायसिंग होता तब तो ये टूट जाता तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए था, सेकंड ऑप्शन गलत। फॉरवर्ड बायसिंग में 2V तो वैसे ही गलत है बच्चों, 2V कैसे मिलेगा जब V है तो सेकंड थर्ड फोर्थ गलत है। 36 का फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए 37 क्वेश्चन में देखते हैं अपन। 37 बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो को कहते हैं। रो का फॉर्मूला होता है रो नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, बच्चों कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, कंडक्टर के लिए अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वाला नंबर बढ़ेगा, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। 37 का फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, 37 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों। 38 क्वेश्चन आपको बोला गया है कि पावर लॉस, तो पावर का फॉर्मूला AC में होता था बच्चों VRMS IRMS cos फाई, लेकिन पावर लॉस एट रेजोनेंस, बच्चों रेजोनेंस के समय फाई की वैल्यू 0 डिग्री हो जाती है, क्योंकि रेजोनेंस पे XL और XC सेम हो जाता है, तो फाई की वैल्यू 0, cos 0 1 हो गया, तो आंसर आ गया V इंटू आई के बराबर। V इंटू आई को तुम V को I इंटू आर लिखते तो I² R भी लिख सकते हो, है ना। तो I² R मतलब थर्ड ऑप्शन 38 का आ जाएगा। रेजोनेंस के समय रेसिस्टिव सर्किट रहता है, प्रतिरोधी प्रकृति रहती है रेजिस्टिव, और रेजिस्टेंस की पावर तो मालूम ही है V² R V इंटू आई I² R, बस उनमें से जो ऑप्शन दिख रहा है 38 का थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। आइए और नीचे चलते हैं अपन। 38 के बाद बच्चों 39 क्वेश्चन की बात की जा रही है, तो इसको हटा देता हूँ मैं। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो बताइए बच्चों नेक्स्ट 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल। बच्चों कंडक्टर का पोटेंशियल तो सेम ही रहता है। 39 क्वेश्चन में पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। तो कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती थी कि कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, तो 39 का थर्ड आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर नहीं याद हो आपको, बताइए स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल कितना होता है। स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल KQ/R होता था। अब सरफेस पे तो बहुत सारे पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, किस पॉइंट का पोटेंशियल है KQ/R? हर पॉइंट का है। इसलिए 39 का थर्ड आंसर आ जाएगा कि पोटेंशियल सेम रहेगा हर एक पॉइंट का, ठीक है। चलिए 39 के बाद 40 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं हम। 40 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों, फॉर अ सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.2 व्हेन सर्किट इज ओपन। अच्छा, तो बच्चों सर्किट जब ओपन रहता है तो करंट तो फ्लो करेगा नहीं, तो याद रखना है अब अपने को जो जो चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। सर्किट ओपन है तब बच्चों TPD की वैल्यू EMF के बराबर होती है, आपको ये पता होना चाहिए। मतलब EMF की वैल्यू 2.2 वोल्ट दी हुई है। बाद में दे रखा है कि reduces to 1.8 वोल्ट व्हेन सेल इज कनेक्टेड विद
5 ओम। अब एक यही बैटरी है, इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ये बैटरी का EMF 2.2 अपन ने निकाल लिया है, और इसको 5 ओम के रेजिस्टेंस से जोड़ने पर TPD 1.8 वोल्ट हो गया। TPD कितना हो गया? 1.8 वोल्ट। अपने से क्या पूछता है ये? इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है। बच्चों ये बताओ TPD की वैल्यू जब बैटरी करंट दे रही है तो TPD की वैल्यू हो जाएगी E माइनस IR, उसकी वैल्यू 1.8 दे रखी है। E की वैल्यू 2.2 है, I की वैल्यू पता नहीं है, R की वैल्यू पता नहीं है, 1.8। बच्चों IR की वैल्यू आ जाएगी 0.4 के बराबर, 0.4 के बराबर। और इस सर्किट में एक बार ओम भैया को याद करो। ओम भैया ने बोला V = IR होता है, V की वैल्यू कितनी है? 2.2 है ना। इस पूरे सर्किट में V की वैल्यू 2.2, पूरे सर्किट में करंट I की वैल्यू कितनी है नहीं मालूम है अपने को। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 5 प्लस R, 5 प्लस R आ रहा है, 5 प्लस R की नहीं आ रहा है ना, टोटल रेजिस्टेंस 5 और R आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दो बच्चों। I की जगह यहाँ पे आप 2.2 को 2.2 लिखना, I की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 0.4 अपॉन R, 5 प्लस R। बच्चों सॉल्व कर लो, इसको इधर ले जाओ तो ये कितना आ गया? 2.2R इक्वल्स टू 5 × 4 20, ये 2 प्लस 0.4R। ये इधर आया तो ये कितना आ गया? 1.8R इक्वल्स टू 2। R की वैल्यू आ जाएगी 2/1.8, यानी कितनी आ जाएगी? 20/18, यानी 210/9 हो। 10/9 कोई ऑप्शन है क्या? है, 40 का फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। बच्चों कोई प्रॉपर तरीका नहीं है ये करंट एक्सिटी के सवाल, तो आप प्रैक्टिस से खूब कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो। अपने को सबसे पहले TPD की वैल्यू होती है, 3 वैल्यू होती है TPD की। अगर बैटरी काम नहीं कर रही है तो TPD EMF के बराबर, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी करंट दे रही है तो E माइनस IR, और बैटरी चार्ज हो रही है तो E प्लस IR। तो हमें शुरुआत में करंट जब बैटरी फ्लो नहीं कर रही है तो 2.2 जो भी वैल्यू है वो EMF के बराबर माननी पड़ेगी। और जब इसको आपने रजिस्टर से जोड़ रखा है तो सॉल्व कर लीजिए। E माइनस IR की वैल्यू 1.8 है, यहाँ से एक इक्वेशन आई और एक ओम भैया ने V = IR बोल रखा है, वो लगाओ। सॉल्व करने पे 40 नंबर के क्वेश्चन का 10/9 ओम आंसर आ जाएगा। 10/9 ओम ऑप्शन कौन सा था? शायद वो फर्स्ट ऑप्शन था, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। चलिए 40 के बाद हम 41 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। दिख नहीं रहा है 41 नंबर का क्वेश्चन। 41 नंबर के क्वेश्चन में टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। बच्चों गैल्वेनोमीटर बच्चों गैल्वेनोमीटर में करंट जो होता है और जो वोल्टेज होता है दोनों ही बहुत कम होते हैं, है ना। गैल्वेनोमीटर केवल डिटेक्ट करता है करंट को और उसकी डायरेक्शन बता देता है। तो ये दोनों वैल्यूज कम है। हमें बनाना क्या है? वोल्ट मीटर बनाना है। तो जो गैल्वेनोमीटर मतलब एक रेजिस्टेंस है RG, इसे वोल्ट मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है। बच्चों इसमें से जाने वाला करंट तो IG है। अब बताओ इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ोगे तब तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ नहीं सकता है, पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इसके पैरेलल में तुम एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ दो और इस पूरे को डब्बे के अंदर बंद कर दो, यही वोल्ट मीटर हो गया। देखो पहले जो भी मेजरमेंट हो रहा था, पहले कितने का मेजरमेंट होता? पहले IG करंट आता और वो RG से गुजर जाता, तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस IG इंटू RG आ रहा था। लेकिन अब नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना आने लगेगा? IG इंटू RG प्लस RH। तो आपको सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा जिससे कि टोटल V की वैल्यू भी बढ़ जाए, बड़ी रेंज का वोल्ट मीटर मिल जाए आपको। तो सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। सीरीज में हाई रेजिस्टेंस, सीरीज का बच्चों फर्स्ट और सेकंड है और हाई मतलब फर्स्ट ऑप्शन, तो 41 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। चलिए 41 के बाद 42 क्वेश्चन में आते हैं। कैपेसिटर के ऑप्शन दिख रहे हैं। कैपेसिटर C1 को V से चार्ज किया गया है और C2 तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। बच्चों फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस का तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता था। क्या होता था पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज है तो इसको V2 को 0 कर दो, आंसर आ गया C1। तो C1 की वैल्यू C1 है और पोटेंशियल डिफरेंस V है अपॉन C1 प्लस C2। तो 42 क्वेश्चन का 2 आंसर सही है बच्चों। फॉर्मूला है, चार्ज कंजर्वेशन से आता है। 42 का 2 ऑप्शन आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट 43 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर के क्वेश्चन में बोला हुआ है कि -Q चार्ज हर कॉर्नर पे रखा गया है
तो एक क्यूब है बच्चों, और इस क्यूब में अपने को माइनस क्यू चार्ज तो रखा गया है हर कॉर्नर पे, है ना, माइनस क्यू हर कॉर्नर पे रखा गया है, बनाया नहीं है मैंने। सेंटर वाले चार्ज की एनर्जी चाहिए, टोटल एनर्जी नहीं चाहिए, केवल सेंटर वाले चार्ज की एनर्जी चाहिए। बच्चों सेंटर वाला जो चार्ज है उसकी किसी भी कॉर्नर से दूरी कितनी होगी, किसी भी कॉर्नर से दूरी होगी √3b/2। टोटल कुल विकर्ण टोटल डायगोनल √3b होता है बॉडी डायगोनल, तो इस चार्ज की सारे कॉर्नर से दूरी √3b/2 होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस की होती थी K(Q1 Q2)/r, और ऐसे 8 पेयर बनेंगे क्योंकि ये हर कॉर्नर से सेम डिस्टेंस पे है। अपने को टोटल एनर्जी नहीं चाहिए, केवल इस चार्ज की एनर्जी चाहिए। इस चार्ज ने 8 पेयर बनाए होंगे, यही आंसर है 8। K की जगह क्या लिखोगे, 1/4πε0, एक चार्ज Q और एक चार्ज -Q, और R की जगह √3b/2। बस बच्चों यही आंसर आ जाएगा। तो 2 से इसको कैंसिल करना, ये 2 आ जाएगा, और ये 2 से इसको कैंसिल करना, ये 4 आ जाएगा। तो -4q² अपॉन πε0 √3b, -4q² अपॉन √3 πε0b। तो 43 का थर्ड ऑप्शन सही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 43 का थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। याद रहे 43rd क्वेश्चन में टोटल एनर्जी नहीं थी, टोटल एनर्जी में तो और भी बहुत सारे पेयर बनते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे अपने को केवल सेंटर वाले चार्ज की एनर्जी वो पूछी गई है। सेंटर वाले चार्ज ने सभी के साथ 8 पेयर बनाए होंगे, ये 43 का आंसर आ जाएगा। फिर बच्चों क्वेश्चन आता है 44 क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन में फ्यूजन, बच्चों फ्यूजन के लिए फ्यूजन में क्या होता था, दो स्मॉल न्यूक्लियाई ऐड होते थे और बड़ा न्यूक्लियाई बनाते थे। तो फ्यूजन के लिए फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा 44 का बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन स्मॉल न्यूक्लियाई या लाइट न्यूक्लियाई चाहिए, हल्के छोटे, और छोटे न्यूक्लियस आपस में जुड़ेंगे, उसी प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। ये 44 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए फिर 45 क्वेश्चन ऊपर कहीं है, 45 क्वेश्चन पे आ गए अपन। 45 नंबर के क्वेश्चन बोला हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ गिवन लेंथ ऑफ वायर फॉर सिंगल टर्न कॉयल एट इट्स सेंटर इज B, देन इट्स वैल्यू फॉर 2 टर्न्स। बच्चों याद रखना है अपने को, डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको। अगर लेंथ कांस्टेंट होती है वायर की तो मैग्नेटिक फील्ड n² के प्रोपोर्शनल होता है। अब नंबर ऑफ टर्न्स को तुमने डबल कर दिया है तो B 4 टाइम्स हो जाएगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डेरिवेशन कॉपीज में मिल जाएगा। तो नया मैग्नेटिक फील्ड 4B हो जाएगा। 45 का थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, ये काफ़ी बार आ चुका है नीट में, 2002 में भी आया है, आगे भी कई सालों में आया हुआ ये क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन में बच्चों, Q मूव इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं तो नेट फोर्स कितना लगेगा। बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता था, इलेक्ट्रिक फोर्स होता था QE, और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता था QV क्रॉस B। इसे लॉरेंट्ज फोर्स भी कहते हैं। यही फोर्स एक्ट करेगा। तो 46 का सेकंड ऑप्शन वो आ जाएगा अपने पास। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 47 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। 47 क्वेश्चन में बोल रखा है 2 बार मैग्नेट, सेम ज्योमेट्री है, इनके मैग्नेटिक मोमेंट M और 2M दिए हुए हैं। सबसे पहले इनके सेम पोल्स एक साथ रखते हैं। बच्चों बार मैग्नेट को डायपोल माना है, एक का डायपोल मोमेंट 2M है, एक का डायपोल मोमेंट M है, दोनों के पोल्स एक तरफ हैं, तो नेट डायपोल मोमेंट कितना हो गया यहाँ पे 3M हो गया। इस समय टाइम पीरियड T1 दिया हुआ है, और फिर इनको ऐसे रखा गया है कि इनके पोल्स अपोजिट हैं, तो फिर यहाँ पे डायपोल मोमेंट 2M - M मतलब M हो जाएगा। अब टाइम पीरियड T2 दिया हुआ है, तो T1 T2 में रिलेशन बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√I/MB फॉर्मूला है मैग्नेटोमीटर का, ये है ना उसके टाइम पीरियड का। तो प्लीज ये फॉर्मूला याद होगा तभी आंसर आएगा। तो टाइम पीरियड यहाँ से प्रोपोर्शनल 1/√M के कर देना, और T1/T2 अगर लिखोगे तो रूट ऊपर आ जाएगा M2। M2 की वैल्यू है M, और M1 की वैल्यू है 3M। M से M कैंसिल है, तो T1/T2 1/√3 आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ से ये 1/1.732,
यानी बच्चों T2 को बड़ा मानना पड़ेगा। T2 की वैल्यू 1.732 है, तब T1 की वैल्यू 1 है, तो T2 ग्रेटर देन T1 आ जाएगा। T2 ग्रेटर देन T1, T2 ग्रेटर देन T1 फर्स्ट ऑप्शन, 47 का फर्स्ट ऑप्शन सही है बच्चों। ठीक है, चलिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसके पैरेलल होगी? तो 48th क्वेश्चन में, 48th क्वेश्चन में बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता था, एनसीईआरटी में भी ये फिगर है, ये बी है, ये वेलोसिटी होती थी बच्चों। ये वेलोसिटी ई क्रॉस बी के पैरेलल होगी, ई क्रॉस बी के, ई क्रॉस बी, ऐसे उंगलियां घुमाओगे ई क्रॉस बी। और पॉइंटिंग वेक्टर भी होता था, वो भी डायरेक्शन ही बताता था। ई क्रॉस बी सेकंड ऑप्शन, 48th का सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कम ही पढ़ते हो आप लोग, इसलिए छोटे छोटे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन याद कर लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी की डायरेक्शन ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में होती है, ये फिगर याद करना पड़ेगा। ई बी में चेंज होता है, बी ई में चेंज होता है, तो 48th का सेकंड ऑप्शन आ जाएगा अपने पास। चलिए 48th के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करने के लिए ये हटा देते हैं अपन। तो 48 क्वेश्चन मतलब 50 सवाल AIPMT 2000 में भी 50 क्वेश्चन फिजिक्स के थे, और 2001 में भी 2002 में भी फिजिक्स के 50 क्वेश्चन ही थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 क्वेश्चन में आपसे बोला है सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिविटी कंटेन्स इनिशियली नंबर बच्चों दे रखा है 4 × 10⁻16। ठीक है, हाफ लाइफ 10 दिन दे रखी है, तो 30 दिन के बाद क्या हो जाएगा बच्चों? ये बताओ कि ये इनिशियल है, तो 10 दिन के बाद ये आधा हो जाएगा, तो इसे 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। एक और बार 10 दिन दोगे तो और आधा हो जाएगा, तो 4 × 10⁻16 2⁻2, और एक और 10 दिन दोगे तो वापस से 2 से डिवाइड कर देना। हर 10 दिन में आधा हो जाता है, 4 × 10⁻16 और 2⁻3, 2⁻3 मतलब 4 और ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, 1/2 0.5 × 10⁻16, 0.5 × 10⁻16 मतलब 49th का फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 49th का आ जाएगा अपने पास फर्स्ट ऑप्शन की नंबर ऑफ डिकेड। अच्छा, लेकिन 49th में आप ये बताओ मेरे को, ये तो बच्चों अपने पास रिमेनिंग रह गए, रिमेनिंग, ये रिमेनिंग रह गया, रिमेनिंग। उसने डिकेड पूछा है इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं देना है इसका। ठीक है, ये तो रिमेनिंग रह गए। तो पहले स्टार्टिंग में कितने थे? स्टार्टिंग में 4 × 10⁻16 थे, अब बाकी कितने रह गए? 0.5 × 10⁻16। तो इनको माइनस कर दो बच्चों, 4 - 0.5 यानी 3.5 × 10⁻16 इतने डिके हो गए। आपसे डिके ही पूछा हुआ है, डिके। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का। तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई पूछा है। 49th का बच्चों सही ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। 49th का करेक्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। समझ लो, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना। अगर उसने बोला होता कि कितने रिमेनिंग रह गए, रिमेनिंग इतने रह गए और डिके इतने रह गए, उसने डिके पूछा है इसलिए डिके वाला ऑप्शन थर्ड ऑप्शन 49th का आ जाएगा। चलिए बच्चों, फिर 50th या लास्ट क्वेश्चन जो AIPMT 2002 का था फिजिक्स का, ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन बच्चों होता है 1H2। इसको जोड़ा गया है किससे? 8O16 से। देन अल्फा पार्टिकल 2He4 तो आ ही गया है बच्चों। बैलेंस कर दो, 8 और 1 9 है, 9 में से 2 इधर है, तो 2 इधर है तो 7 इधर रहेगा, और ऊपर 18 में से 4 इधर है तो इधर 14 रहेगा बच्चों। ऑप्शन देख लो, 14 और 7 मतलब ये नाइट्रोजन, यही आपका ऑप्शन आ जाएगा। 50 का फोर्थ ऑप्शन सही आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला था कि ड्यूट्रॉन को इस पर फेंका गया है और अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। अल्फा पार्टिकल के साथ क्या निकलेगा? ये न्यूक्लियस निकलेगा नाइट्रोजन का, तो यही ऑप्शन आ जाएगा। 50 नंबर का फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। तो AIPMT 2002 का ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। AIPMT 2000, AIPMT 2001, AIPMT 2002 तीनों के पेपर के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे पूरे करंट ईयर तक। इसके अपन सीरीज चलाने वाले हैं, तो आप पढ़िए, आपको फुल मदद की जाएगी। बच्चों बेस्ट ऑफ लक।